हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार फिर से पुनः आप सभी लोगों की स्क्रीन पर मैं आ गया हूं और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ये मैं बताने वाला हूं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी लोगों को। और मुझे आशा है कि आपको समझ आएगा। और साथ ही यदि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए साथियों, मैं जैसे कि स्ट्रक्चर के तौर पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। साथियों, मैं बता दूं जहाँ तक जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें मुख्य रूप से ये तीन चीज़ें तो होना ही चाहिए ना। और भी चीज़ें जरूरी हैं लेकिन मुख्य रूप से ये तीन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ना। तो सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं बताऊंगा किसी वीडियो लेक्चर में। यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी कि जो काम करने वाला होता है, यानी कि डूअर होता है। ठीक है, डूअर को बोलते हैं सब्जेक्ट, काम करने वाला जो है ही सी इट या आई यू दे वी, इस प्रकार से जो होते हैं ये डूअर है, काम करने वाला, उसको करता। और ये साथी वर्ब जब दिख रहा है वर्ब, तो साथी वर्ब क्या होते हैं ये मैं बता दूंगा आपको। वर्ब यानी कि एक्शन, एक्शन साथियों। वर्ब एक एक्शन है यानी कार्य है, चाहे वो नेचुरली हो या आर्टिफिशियली हो। ठीक है, एक्शन होना चाहिए, वो वर्ब होती है साथियों। साथियों मैं आपको बताऊं कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपने पढ़े होंगे अच्छी तरह से। तो वहां मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म होता है साथियों, फॉर्म, ये जो फॉर्म है इसका मतलब क्या होता है। फॉर्म का मतलब है साथियों कि वर्ब को कितने तरीकों से हम सेंटेंस में यूज करते हैं। वर्ब का मतलब ये सॉरी फॉर्म का मतलब ये है साथियों। फॉर्म का मतलब क्या कि वर्ब है जो हमारी क्रिया है उसको वाक्य में कितने तरीकों से किस किस रूप में आप यूज करते हैं, ये है फॉर्म का मतलब। ये आपने साथियों टेंसेस में पढ़ा होगा, किसी में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, किसी में पास्ट फॉर्म, और किसी में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और किसी में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी लगा करके, या किसी में एस आई एस जोड़ करके आप यूज करते हैं। टेंसेस की क्लास में आपने देखा होगा कि किस किस टाइप से वर्ब का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन से टेंस में किस किस रूप में वर्ब यूज की जाती है। तो साथियों समझ आ गया आपको। मैंने वर्ब के बारे में बताया, एक्शन है, एक्शन होना चाहिए चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरली हो। ठीक है, जिसको बताया मैंने अभी आपको कि क्रिया को कितने तरीकों से किस किस फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, ये फॉर्म का सही मतलब है। इसीलिए आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ फॉर्म इस प्रकार से आप बोलते हैं और आपने याद भी किया होगा। अब चलिए साथियों, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैं आज बताने वाला था, मैंने पहले ही बता दिया, ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। साथियों आप सभी लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करते हैं और वहां पर आप ना जाने आप लोगों से किस किस टाइप से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वहां आपको ऑब्जेक्ट का यदि आप पता ना कर पाए सही से तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। इसलिए ये डाउट क्लियर करने के लिए आप ये पूरा वीडियो लेक्चर आप देखें मेरा। ठीक है साथियों, तो ऑब्जेक्ट पे मैं बात करूंगा। जो ये ऑब्जेक्ट है इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने कोई यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा साथियों, मैंने लिखा आई स्लेप्ट रामू। मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया आई स्लेप्ट रामू, और भी एग्जाम्पल लिख दिया ही ईट्स अ मैंगो। ये एग्जाम्पल दे दिए मैंने साथियों आपको।
तो यहां पर देख रहे आप ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, यानी कि एक्शन कर रहा है, वर्ब है, और यहां पर ये है जो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमें पता कैसे चला कि ये ऑब्जेक्ट है? बात ये है साथियों, है ना। तो देखिए आप, आई स्लैप्ड रामू, मैंने रामू को एक कसके चाटा मारा, रामू को मैंने एक चाटा मारा। तो जो यहाँ पर ये स्लैपिंग की, मारने की जो एक्शन हुआ, इससे इसका परिणाम इधर गया, इन रामू के ऊपर। रिसीव किसने किया? रामू ने, है ना। तो जो रिसीवर होता है साथियों, वो ऑब्जेक्ट होता है, क्रिया का जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में आप इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं साथियों। और आपने एक डेफिनेशन भी सुनी हो यदि साथियों, डेफिनेशन इस प्रकार की है कि जो क्रिया होती है आपकी, है ना, जो भी क्रिया होगी आपकी, यानी मेन वर्ब होगी, तो क्रिया क्या करेगी? क्रिया से जो आपको फल मिलेगा, ठीक है, क्रिया से जो आपको फल मिल रहा होगा, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि सीधी बात है, रिसीवर होगा जो, जैसे मैंने बोला कि ही ईट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है, तो यहाँ पर एक्शन खाने का हुआ और इसका से कहाँ पर जा रहा है? रिसीवर का, ये मैंगो पर जा रहा है, ठीक है, ये मैंगो पर जा रहा है, तो ये मैंगो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा साथियों। इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस में। लेकिन इतना ही नहीं साथियों, अभी हमारे आप लोगों के पास और भी कई प्रकार के डाउट हो सकते हैं, उन पर मैं बताऊंगा भी। ये चीज तो आपने समझ ली ना साथियों, क्या चीज की जो क्रिया है, ठीक है, और क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये आप लिख लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए। जो क्रिया है उसका फल जिस चीज के ऊपर पड़ता है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो कोई, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। साथियों बात समझ आ गई? इस डेफिनेशन को आप समझ रहे हैं ना, कि एक बार फिर से पुनः सुन लें, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, अब जिस पर पड़ रहा है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है साथियों। अब देखिए यहां पर आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो अपने पास ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको और अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो ऑब्जेक्ट होता है, इस यहां पर देखिए व्हाट, ये मैंने व्हाट लिखा और यहां पे लिखा WHOM, होम, ठीक, इसके माने क्या या किसको, है ना, क्या लिख दिया आपने या किसको, है ना, इस प्रकार से। हमारी जो वर्ब है इससे प्रश्न किया जाता है, ठीक है, जो ये वर्ब है साथियों इससे प्रश्न किया जाता है, ठीक है, प्रश्न किया जाता है। जवाब में व्हाट और whom के जवाब में कुछ रिप्लाई आना चाहिए, व्हाट और whom का रिप्लाई आना चाहिए सेंटेंस में, तभी वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट है हमारा। या तो व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए सेंटेंस में, या फिर whom का रिप्लाई होना चाहिए साथियों। यदि इन दोनों में से किसी भी एक का रिप्लाई है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा सेंटेंस में साथियों। इतना ही नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल लिखा मैंने जैसे कि ही गिव मी अ पेन, यहां पे लिखा, ठीक है, ही गिव मी अ पेन, यहां एग्जाम्पल लिखा। एक मिनट साथियों, अभी मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, ही गेव अ पेन लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पे एक अगला एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई लव, ये मंजू लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है, ही गेव अ पेन एक एग्जाम्पल यहां लिख दिया, और साथियों आई लव मंजू एक एग्जाम्पल यहां पर लिख दिया, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल देखिए साथियों, इसमें ही गेव अ पेन, उसने एक पेन दिया,
उसने एक पेन दिया, तो जो आप पेन है, ठीक है, ये व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है, क्या दिया, ये पेन दिया उसने, आप पेन, एक पेन दिया, तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर साथियों। लेकिन आप पेन ये क्या है, ये नॉन लिविंग है, क्या है साथियों, ये है नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं है। आई लव मंजू, ये मंजू है जो, ठीक है, आई लव मंजू, अब इसका ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है साथियों। तो मैं मंजू से प्यार करता हूं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो एक्शन है, ठीक है, यानी कि जो लव है, इसका फल कहां पे जा रहा है, मंजू पर जा रहा है ना। तो मंजू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वो भी कैसा ऑब्जेक्ट है, ये लिविंग ना, लिविंग है ये मंजू, जिसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो लिविंग, यानी कि ये यहां पर हूं का रिप्लाई आपको इस वाले सेंटेंस में मिल रहा है साथियों। किसका रिप्लाई मिल रहा, हूं का। तो साथियों जिस भी सेंटेंस में आपको हूं का रिप्लाई मिले, हूं का रिप्लाई मिलेगा, तो वो क्या होगा, लिविंग होगा, क्योंकि ये व्यक्तियों के लिए, लिविंग में व्यक्तियों के लिए ही यूज होता है ना। जैसे एग्जांपल, आई लव मंजू, मैं मंजू को प्यार करता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो मंजू ये लिविंग है, यानी कि यहाँ पर हूम का रिप्लाई मिला, ठीक साथियों। तो यहां आप देख रहे हैं कि मंजू जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आप पेन इस वाले एग्जाम्पल में जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है, यानी कि ये वाला कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो साथियों जो व्हाट है, यदि व्हाट का रिप्लाई आपको सेंटेंस में मिल रहा है, तो वो बता दिया मैंने कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में। और यदि whom का रिप्लाई आपको मिल रहा है किसी भी सेंटेंस में, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है साथियों, आपको समझ आ गया, ठीक है। तो whom में क्या होता है, व्यक्तियों के लिए, ज्यादा व्यक्ति लिविंग्स में रहते हैं साथियों, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट होता है ये व्यक्तियों के लिए होता है ना। तो ये चीज समझ आ गई साथियों। इसमें आपको अभी ये पता चला मेरे प्यारे साथियों कि ऑब्जेक्ट टू टाइप से होते हैं, ये और आपको पता चल गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चाहो तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं साथियों, डेफिनेशन भी लिख लीजिए यदि आप चाहें तो। डेफिनेशन में आप यहां से डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है, लिखिए, पेन कॉपी निकाल के आप। किसी यदि वर्ब के बाद, सेंटेंस में वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले व्यक्ति सूचक शब्दों को हम क्या बोलेंगे साथियों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले व्यक्ति सूचक शब्दों को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जैसे कि और भी यहाँ पर ये नाम दिया गया है, मंजू, मी हो सकता, यू हो सकता, देम हो सकता, ये सारी चीजें आपने पढ़े हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एक्टिव से पैसिव वॉइस आप पढ़े होंगे, तो वहां पर आप, तो जो ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाता है इस प्रकार से, आई का मी, यू का यू, दे का देम, ठीक है, और बी का अस, इस प्रकार से ये सारे क्या हैं साथियों, ये हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है साथियों। और वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले वस्तु सूचक शब्दों को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले वस्तु सूचक शब्दों को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये नॉन लिविंग होते हैं, जैसे यहाँ पर आप पेन है,
ठीक है, आ पेन ना, किसी भी टाइप का एग्जाम्पल आप ले लें, ठीक है, तो आपको समझ आया साथियों कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इसका नॉलेज होना साथियों बहुत जरूरी है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी गलती कर बैठते हैं यदि आपको ये चीज पता नहीं होती, और अभी अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जो चीज आप गलती कर बैठते हैं उसको मैं बताने वाला हूं। अभी साथियों आपको ये चीज समझ आ गई कि व्हाट और whom का रिप्लाई होना चाहिए सेंटेंस में, तभी उसमें हम ये चीज मानेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं है। जब ये व्हाट या whom का रिप्लाई यदि नहीं मिलता है सेंटेंस में, तो हम मान लेते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जो ये वर्ब है, यदि व्हाट और whom का रिप्लाई मिलता है, इससे हम प्रश्न करते हैं, ये इस प्रकार की वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर करते हैं अपनी एक्शन को दूसरी चीज पर, जो रिसीवर होता है, ठीक है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि ट्रांसफर से ट्रांजिटिव बना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ही गेव अ पेन, अब ये जो ये वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांसफर कर रही है अपनी एक्शन को यहाँ पर, अब पेन, उसने एक पेन दिया ना साथियों, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस प्रकार से अब इस वर्ब से यदि हम क्वेश्चन पूछे तो आंसर में व्हाट और whom का रिप्लाई मिलना चाहिए, वो होगा साथियों ऑब्जेक्ट, समझ गए। और टू टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए साथियों, अब बात आती है दूसरी। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आप कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं गलत कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि he gave me a pen, he gave me a pen लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, आपको आइडेंटिफाई करने, आपको पता करने के लिए, ठीक है, कि इसका ये एक्टिव है, यदि इसने पैसिव में इसको ट्रांसफर किया तो इसका सही क्या होगा, ठीक है। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, बाकी आप इससे अपना ऑब्जेक्ट का पता लगाना पूरी तरह से, जितना भी आपका डाउट है पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से साथियों, है ना। तो मान लीजिए इस एग्जाम्पल्स को हमें पैसे में बदलना है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका जो आपके पास ऑप्शन हो, a pen was given, a pen was given to me by him, इस प्रकार से I was given a pen by him, इस प्रकार से। अभी मान लेते हैं ये हमारे दो सेंटेंस हैं और दो और हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ और है, इज है, आर है, किसी भी चीज को मान लें साथियों। लेकिन हमारे पास हमने उन दो जो और हमारे पास ऑप्शन है उनमें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, उसको अपन ने अलग कर दिया, ठीक है, नेगलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन फिर भी बचते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन फिर भी बचते हैं, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि सही कौन है इसका पैसिव, है ना। तो एक में लिखा है यहाँ पर a pen was given to me by him, और एक में लिखा I was given a pen by him। तो मैं साथियों आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। जैसे ये हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखा, मी का आई हो गया, ठीक है साथियों। ये आपको याद रखना, ये चीज गलती कर देते हैं आप लोग एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास तौर से। आपको किस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले प्राथमिकता देना है, पैसिव वॉइस में यहाँ पर जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर ये जैसे कि ये एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर आई मी है जो आई बन गया इसका, ठीक है। बाकी ये लिखा फिर ये और आई वाज गिवन अ पेन बाय हिम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया।
तो हमारा आंसर ये होगा, ये होगा बी नंबर का, ना कि ये पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले लिया गया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कभी नहीं लेते पैसिव वॉइस को सबसे पहले, यदि ऐसी कंडीशन दी गई हो। इसी एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट यदि दी गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी साथियों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद फिर आगे सेंटेंस के अनुसार चेंज करेंगे, देखेंगे क्या है ना साथियों। तो ये चीज आपको ध्यान देना है बहुत ही अच्छे से, है ना। अभी साथियों मैं आपको चीज और बताने वाला हूं एक्चुअल, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर कि यू, है ना, यहाँ पे लिखा यू, मैं इसी को बता दे रहा हूं, यू गेव मी आ बुक लिखा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए, ठीक है, यू गेव मी आ बुक, ये वाला एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, है ना, दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर, है ना। अब कुछ लोगों का मानना होगा आपके सेंटेंस एरर में पूछा जा सकता है, ठीक है, एरर हो सकते हैं ना, किसी भी टाइप के एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक एग्जाम्पल, इसी को लिखा है इसने, यू गेव आ बुक, है ना, और यहाँ पे मी लिख दिया, ठीक है, ऐसे बदल के लिख दिया, और आपका एक इस प्रकार से लिख दिया, यू गेव आ बुक टू मी, इस प्रकार से लिख दिया, है ना साथियों। तो देखिए यहाँ पर ये जो इसने लिखा ये पूरी तरह से गलत है यहाँ पर, ठीक है साथियों, ये पूरी तरह से गलत है। या तो ये सही है और इसी वाले सेंटेंस को आप इस प्रकार से लिखना चाहें तो फिर ये सही है, ठीक है साथियों। यू गेव आ बुक, सबसे पहले यदि आप वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना चाहते हैं तो आप उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का यूज करेंगे, ये नेसेसरी है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, यानी एरर होगा, ठीक है साथियों। इस चीज का ध्यान, कई लोगों का क्वेश्चन भी होता है साथियों कि यहाँ पर टू जो ये क्यों आता है, टू ये ऑब्जेक्ट के पहले आता है और कब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। टू का यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है ऐसी कंडीशन में, है ना, जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखा और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा, लेकिन इससे पहले टू होना बहुत जरूरी है, टू के अलावा कोई प्रपोजिशन नहीं। यदि आप ये टू प्रपोजिशन नहीं है तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। और यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसी कंडीशन में सही है, यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखते हैं तो यहाँ पर प्रीपोजिशन होना आवश्यक नहीं है। यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद लिखते हैं तो प्रीपोजिशन होना आवश्यक नहीं है यहाँ पर। जैसे यू गेव मी आ बुक, इस प्रकार ये सही है सेंटेंस, है ना। तो यदि आप इसके पहले टू लगाते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसको, यहाँ पे सेंटेंस है, यानी कि मतलब ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि पहले लिखा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना बहुत जरूरी है। समझ आया साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपका बहुत ही फ्यूचर में सारे एग्जाम्स को फेस करने के लिए काम आने वाला ये वीडियो लेक्चर है आपके पास, इसलिए आपको पूरा देखें और कॉपी किताब पेन निकाल लें और लिखते रहें, ठीक है। मैं साथियों इसी वीडियो में अभी मैं और चर्चा कर रहा हूं। देखिए जैसे कुछ सेंटेंस क्या होते हैं साथियों, कुछ सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं जो अपने आप में दो ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे होते हैं सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसे भी सेंटेंस आप देख लीजिए, है ना, जैसे कि मैंने बोला कि आई टीच यू हिंदी, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ, पढ़ा तो इंग्लिश रहा हूँ, मैंने लिख दिया आई टीच यू हिंदी,
मैं हिंदी, अब यहाँ पर देखिए आप, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कौन है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो इस प्रकार की भी हो सकते हैं कुछ सेंटेंस, है ना। और इसके पहले भी मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैं अभी समझा रहा था, लेकिन मैं अभी दोबारा एक बार फिर से आपको यही बता रहा हूं कि कुछ सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं, है ना। तो वही बात आ गई कि आपको यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखना है तो यहाँ कोई प्रपोजिशन नहीं होगा। यदि ये वाला ऑब्जेक्ट आप यहाँ ले जाएंगे तो इसके पहले टू प्रपोजिशन आएगा, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर यदि आप वर्ब के बाद लिखते हैं तभी सही माना जाएगा, है ना। देखिए साथियों एक एग्जाम्पल और देखिए आप, जैसे लिखा है यहाँ पर द वर्ड्स flies in the sky, the words flies in the sky, ऐसा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कई बार एग्जाम्पल आप बचपन में पढ़े होंगे। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना ऑब्जेक्ट, ना तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और ना ही इनडायरेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ना तो व्हाट का मिल रहा है रिप्लाई और ना ही हुम का मिल रहा है, ठीक है। क्या, किसको, पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं, नहीं आ रहा ना समझ में, बिल्कुल गलत लग रहा ना साथियों। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे देखा हमने कि ये जो वर्ड्स है ये तो हु का आंसर है ना। पक्षी यहाँ पर ये वर्ब हो गई, एक्शन हो गई, लेकिन ये जो वर्ब उड़ने की जो एक्शन है, ये जो क्रिया है, ये रिसीव कहाँ हो रही है, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा ना। तो यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, इनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब क्या करती है, ट्रांसफर करती है रिसीवर अपना, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ट्रांसफर नहीं करती है ना साथियों। ये आपको याद रखना है। कुछ सेंटेंस इस प्रकार से भी होते हैं, है ना। देखिए आप एक बार फिर से पुनः, इसमें ना तो व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है और ना ही हुम का रिप्लाई मिल रहा है। तो साथियों आप समझ गए ना मेरा पूरा वीडियो लेक्चर, बात क्या थी, टॉपिक क्या था, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, पता कैसे लगाना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैसिव वॉइस हो, चाहे वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हो, आप वहां भी आप इसी प्रकार की कंडीशन देखेंगे आप तमाम। तो आपको ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं, और सेंटेंस में यदि ये लिखा रहता है तो किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, सही क्या होता है और गलत क्या होता है, ठीक है साथियों। और ये भी आप सुन लीजिए, सबसे पहले प्राथमिकता जो दी जाती है वो दी जाती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है साथियों। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन साथियों मैं आप लोगों से आपको बता रहा हूं, जो आपके दिमाग में चलता रहता होगा, ठीक है, कि जो सेंटेंस होते हैं, मान लीजिए उसमें यदि ऐसा कोई आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा करने लगे कि सेंटेंस में आप बताइए कि ऑब्जेक्ट कौन सा जरूरी होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, ये कोई क्वेश्चन पूछने लगे। जैसे एग्जांपल देखिए आप, यहां पे लिखा एग्जांपल, ही ऑफर्ड अ जॉब। कोई और एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे लिखा कि सीमा ड्रिंक वाटर। ठीक साथियों, ये एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, सीमा ड्रिंक वाटर, सीमा ने पानी पिया। ठीक, अब देखिए यहां पर एक और मैंने यहां पर लिखा है इसी का, सीमा
इस साथियों यहाँ पर वाटर की जगह पर यहाँ पर क्या, इसकी जगह क्या लिख लें साथियों, दूसरा लिख लें। आप देखिए सीमा गेव मी वाटर, ये लिख लें साथियों। ठीक, ये ठीक है। सीमा गेव मी वाटर, इसको देखिए इस वाले एग्जाम्पल को, सीमा गेव मी वाटर लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर यदि मैं लिखा सीमा गेव मी ना, इस प्रकार से लिखा। क्वेश्चन ये था कि ऑब्जेक्ट कौन सा जरूरी होता है सेंटेंस में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी होता है रखना या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी होता है रखना। तो अभी देखिए साथियों, ये जो मी है ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो वाटर है ये क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है साथियों, तो यहाँ लगा सीमा गेव मी वाटर, सीमा ने मुझे पानी दिया। ठीक है, अब इसमें से हम कौन सा ऑब्जेक्ट लिखें कि वो जरूरी होता है, इसको हम देख रहे हैं। एक बार हमने लिखा सीमा गेव मी, एक बार हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा, एक बार लिखा यहाँ पर सीमा का लिए है ना, ये निकल गया था ये, है ना, सीमा यहाँ पर गेव वाटर लिखा। यहाँ पर एक बार मैंने क्या कर दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दिया साथियों, और एक बार लिख दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अब दोनों सेंटेंस के आप हिंदी अर्थ निकालिए, किसका सही निकल रहा है। सीमा गेव मी, सीमा ने मुझे दिया, सीमा गेव वाटर, सीमा ने पानी दिया, यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से सही है। सेंटेंस का और मैं साथियों आप लोगों को बता, आपने सेंटेंस की परिभाषा से पढ़ी है। सेंटेंस में एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, जिसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए सही सटीक, तभी वो अपने आप में एक सही सेंटेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सिर्फ यूज करने से अर्थ नहीं निकल रहा सही से, इसलिए अब हमें पता चल गया कि किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है यदि सही करना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इसके बिना चल सकता है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना नहीं चलता। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, यहाँ पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया साथियों, है ना। तो आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया कि सेंटेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट नेसेसरी होता है, तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादा जरूरी नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो आज मैंने बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर किए हैं इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से साथियों, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के और नए नए वीडियो आप लोगों तक पहुंचते जाएं साथियों। और आप लोग मुझे अपनी स्क्रीन पर प्रॉपर आप डे बाय डे देखते रहें। आप लोगों का साथियों मुझे प्यार मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में फिर आप लोगों के साथ आप लोगों की स्क्रीन पर हूँगा। धन्यवाद।